How to upload necessary documents in My Documents। टेंडर पोर्टल पर अपने आवश्यक दस्तावेज सुरक्षित कैसे करें। दोस्तों, सेट इजी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सरकारी टेंडर वेबसाइट पर टेंडर सर्च कैसे किए जाते हैं। जिन लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है, उनसे अनुरोध है कि कृपया वह वीडियो देख लें, जिससे सरकारी टेंडर पोर्टल पर उपलब्ध बहुत सारे सर्च ऑप्शंस में से हर एक ऑप्शन के बारे में जान सकें। टेंडर अपलोडिंग की इस सीरीज या प्लेलिस्ट में पहले हमने सरकारी टेंडर पोर्टल पर अपने रजिस्ट्रेशन का वीडियो दिया था। उसके बाद एक और वीडियो डाला था जिसमें हमने डिजिटल सिग्नेचर के रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया था। साथ ही ये भी बताया था कि टेंडर पोर्टल के लिए अपना कंप्यूटर सिस्टम कैसे तैयार करें और इसके लिए हमारे कंप्यूटर में कौन कौन से सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस होने चाहिए। जिन लोगों ने ये सारे वीडियोस नहीं देखे हैं, उनके लिए मैंने इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है, वे लोग वहाँ से देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि टेंडर पोर्टल पर माय डॉक्यूमेंट्स ऑप्शन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और अपने ज़रूरी कागजात या डॉक्यूमेंट्स इसमें हम कैसे अपलोड कर सुरक्षित रख सकते हैं। आइए अब बिना अपना समय खराब किए अपने सरकारी टेंडर पोर्टल पर चलते हैं। सबसे पहले हमें अपने आईडी, पासवर्ड और डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग कर टेंडर वेबसाइट पर लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के लिए यहाँ अपना यूज़र आईडी, जो कि ईमेल एड्रेस है, डाल दें और कैप्चा के बाद लॉगिन करें। इसके बाद अगले स्टेप में हमारा पासवर्ड, जो कि हमने रजिस्ट्रेशन करने के समय दिया था, डालकर कैप्चा फिल कर दें और लॉगिन पर क्लिक कर दें। इसके बाद हमने जो अपना डीएससी रजिस्टर किया था, उसकी डिटेल्स यहाँ आ गई हैं। मगर देखिए, लॉगिन का ऑप्शन अभी यहाँ नहीं आया है। जैसे ही हम अपना डीएससी टोकन यूएसबी पोर्ट में इंसर्ट करते हैं, तो डीएससी टोकन का ड्राइवर पहले ऑटो रन होता है और हमसे पासवर्ड बदलने के बारे में पूछता है। अगर आपको डीएससी टोकन का पासवर्ड बदलना है, तो यस को सिलेक्ट करके बदल सकते हैं। क्योंकि मुझे ये चेंज नहीं करना, इसलिए मैंने नो कर दिया है। साथ ही टोकन का ड्राइवर इंस्टॉल करने के लिए बोलता है, जिसे हम पहले ही इंस्टॉल कर चुके हैं जब हमने अपना डीएससी रजिस्टर किया था। तो इसे अब क्रॉस करना होगा। अब हमारे सामने लॉगिन का ऑप्शन आ गया और लॉगिन बटन प्रेस करते ही हम अपने टेंडर पोर्टल में एंटर होने लगते हैं। इसके बाद हमारी स्क्रीन पर वेलकम का मैसेज आ चुका है। यहाँ हमसे अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस अपडेट करने के बारे में पूछा जा रहा है, क्योंकि भविष्य में कम्युनिकेशन इसी मोबाइल नंबर और ईमेल के थ्रू होने वाला है। आप पूरे विश्व में कहीं भी रहते हैं तो अपने कंट्री कोड के साथ अपना मोबाइल नंबर यहाँ अपडेट किया जा सकता है, क्योंकि आपके इसी मोबाइल नंबर पर एसएमएस और यहाँ दिए गए ईमेल एड्रेस पर आपको टेंडर से संबंधित सभी ईमेल प्राप्त होंगे। दोस्तों, लाइक बटन आपकी वीडियो के नीचे ही दिखाई दे रहा है, इसे भी प्रेस करते जाइए। दोस्तों, सरकार द्वारा हमसे जब कोई भी वर्क करवाया जाता है, कोई चीज़ खरीदी जाती है, किसी भी सर्विस के लिए हमें अधिकृत किया जाता है, तो इसके लिए सरकार हमारे बारे में भी सारी जानकारी एकत्रित करती है कि हम उस काम के लिए क्वालिफाई करते हैं या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई गलत आदमी उक्त टेंडर में शामिल हो जाए जो उस कार्य के बारे में कुछ जानता ही ना हो।
इसको ऐसे समझते हैं, सपोज करो सरकार को 10 एयर कंडीशनर खरीदने हैं जिसके लिए सरकार ने टेंडर निकाला। अब यदि इस टेंडर में कोई किराने का दुकानदार या व्यापारी आकर शामिल हो जाए जिसकी दुकान किराने की दुकान के नाम से रजिस्टर्ड हो, तो ये साधारण सी बात है कि वह किराने का व्यापारी सरकार को एयर कंडीशनर नहीं दे पाएगा। यदि दे भी पाएगा तो सप्लाई डिले करेगा या क्वालिटी के बारे में प्रॉब्लम आएगी और देने के बाद वारंटी पीरियड में वह समय पर सर्विस नहीं दे सकेगा। सरकार की बात छोड़िए, यदि हमें भी एयर कंडीशनर लेना होगा तो हम एयर कंडीशनर के शोरूम या दुकान पर ही जाएंगे, ना कि किराने की दुकान पर। इसलिए सरकार ऑर्डर देने के पहले पूरी तरह से तसल्ली कर लेती है कि यह व्यक्ति या फर्म उस कार्य के लिए पूरी तरह एलिजिबल है या नहीं जिस काम के लिए टेंडर निकाला गया है। यह एलिजिबिलिटी सरकार उस व्यक्ति, फर्म या कंपनी के सारे लाइसेंसेस, परमिशन, बैंक डिटेल्स, टैक्स डिटेल्स आदि के डॉक्यूमेंट्स को चेक करके निर्धारित करती है। इसीलिए टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए हमसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं जो कि टेंडर के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। ई टेंडर में हम ये डॉक्यूमेंट्स सरकार की टेंडर वेबसाइट के माध्यम से ही सबमिट करते हैं, जिसके लिए इन टेंडर वेबसाइट्स पर माई डॉक्यूमेंट्स नाम का ये ऑप्शन दिया जाता है जिसमें हम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स सेव रख सकते हैं, जिन्हें जब चाहें जहां चाहें यूज़ कर सकते हैं। इसमें सेव करने के बाद हमें अपने साथ सारी डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर घूमने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अलग अलग टेंडर्स के अनुसार हमसे इनके अलावा भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं जिन्हें हम अलग से स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। कौन सा डॉक्यूमेंट किस फॉर्मेट में अपलोड करना है ये टेंडर डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के बाद ही पता लगता है। जनरली डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ फॉर्मेट, रार फॉर्मेट या एक्सेल फॉर्मेट में मांगे जाते हैं। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार कनेक्ट हुए हैं उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की अनेक वीडियोस हम डालते रहते हैं। यहाँ माई डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन दिया गया है। जिसे ओपन करते ही माई डॉक्यूमेंट्स लिस्ट हमारे सामने आ जाती है जिसमें 3 पेज दिए गए हैं। जिन्हें पलटकर हम देख सकते हैं कि यहाँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जा सकते हैं। पहले पेज पर है फाइनेंशियल डिटेल, जिसमें हम 5 अलग अलग डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। पहला एनुअल टर्नओवर डिटेल, दूसरा बैंकर्स डिटेल कि हम कौन से बैंक से बैंकिंग सर्विसेज लेते हैं। एनुअल टर्नओवर सर्टिफिकेट जिसे हम अपने चार्टर्ड अकाउंट से ले सकते हैं। यदि बैंक द्वारा हमें कोई क्रेडिट फैसिलिटी या क्रेडिट लिमिट सुविधा दी गई है तो उसकी डिटेल। बिडर्स एफिडेविट। दूसरे नंबर पर लिटिगेशन डिटेल के डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जा सकते हैं। इसी प्रकार यदि हम कोई कॉन्ट्रैक्टर हैं तो मशीनरी डिटेल के डॉक्यूमेंट्स, वर्कर्स की डिटेल के डॉक्यूमेंट्स, मैन पावर की डिटेल्स के डॉक्यूमेंट्स। दूसरे पेज पर आते हैं तो मिसलेनियस डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद एनएसडी और दूसरे पेज पर वर्क्स डिटेल के डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जा सकते हैं। मेरा सजेशन है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स या इनमें से जो भी आपके पास हैं उन्हें यहाँ पहले अलग अलग निर्धारित लिंक से अटैच करके तो अपलोड कर ही दें। एक फाइल ऐसी भी बना लें जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके पास हैं A to Z सभी डॉक्यूमेंट्स की एक PDF फाइल बनाकर अपलोड करके रखें। यदि आपके पास स्कैनर नहीं है तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी अपने डॉक्यूमेंट स्कैन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स को अपने मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर से स्कैन कर सकते हैं। इनके फाइल फॉर्मेट चेंज कैसे करते हैं? यदि कोई डॉक्यूमेंट JPEG फॉर्मेट में है तो
उसे पीडीएफ फॉर्मेट में कैसे बदला जाए और रार फाइल कैसे बनाएं या किसी अन्य फॉर्मेट में कैसे बदलते हैं, एक ही फाइल में डॉक्यूमेंट्स कैसे जोड़ते हैं या कैसे रिमूव करते हैं। यदि इन सब का सरल तरीका जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दें। हम एक वीडियो इसी टॉपिक पर भी बना देंगे जिससे आपको ये सब करने में आसानी हो जाएगी। अब मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में है, दूसरा डॉक्यूमेंट एक्सेल फॉर्मेट में है और तीसरा रार फॉर्मेट में है जिसे मैं अब अपलोड करने जा रही हूँ। चलिए बैंकर्स डिटेल में एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेते हैं। तो हमारे सामने एक विंडो ओपन हो जाती है जहाँ से हम अपनी फाइल की लोकेशन पर पहुँच सकते हैं। ये है मेरी फाइल की लोकेशन और ये है वे 3 फाइलें जो कि हमें 1 बाय 1 अपलोड करनी है। यहाँ दिया गया है कि फाइल ऑफ टाइप पीडीएफ, रार और एक्सएलएस। ध्यान रहे इन तीनों के अलावा और कोई फाइल फॉर्मेट नहीं होना चाहिए। मैं पहले पीडीएफ को सिलेक्ट करती हूँ। इसके बाद यहाँ एक और सिंबल दिया गया है जो कि हमारे डॉक्यूमेंट्स को डिजिटली साइन करने के लिए है, जिस पर अब हमें क्लिक करना होगा। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हमारा डीएससी टोकन हमसे तुरंत अपना पासवर्ड पूछेगा। ध्यान रहे इस दौरान डीएससी टोकन कंप्यूटर में इंसर्टेड होना चाहिए। पासवर्ड डालते ही फाइल डिजिटली साइन होकर सक्सेसफुली अपलोड हो जाती है, जिसे हम अब सेव कर सकते हैं। इसी प्रकार हम अपनी सारी फाइल अपलोड करते हैं। चलिए मैं शेष 2 फाइल भी अपलोड कर देती हूँ। अगर हम किसी फाइल को डिलीट करना चाहते हैं तो फाइल को यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट किया जा सकता है और फिर से अपलोड भी किया जा सकता है। अगर आपके कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि मैं एक वीडियो आपके प्रश्नों के उत्तर के लिए भी बनाने जा रही हूँ जिससे आपके प्रश्न लिए जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सेठ इजी वर्ल्ड से मैं हूँ सलोनी सेठ। थैंक यू।